हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम 11th क्लास की फिजिक्स से चैप्टर नंबर 4 का पार्ट सेकंड हल करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम हल कर चुके हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है तथा किस प्रकार से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, वो हम देख चुके हैं पार्ट फर्स्ट में। थोड़ा रिविजन कर लेते हैं, फिर देखते हैं आज की क्लास का टॉपिक। हमारे पास हम जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। तो हमारे पास ध्यान दीजिए, स्केलर क्वांटिटीज वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण, मात्रक यानी यूनिट की आवश्यकता होती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। यानी अदिश राशि वे राशियां होंगी जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण और मात्रक की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वो अदिश राशि कहलाती है। तथा सदिश राशियां यानी वेक्टर क्वांटिटीज जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और मात्रक, मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ऐसी राशियों को हम वेक्टर क्वांटिटीज या सदिश राशियां कहते हैं। एक कंडीशन और आप ध्यान दीजिए कि वेक्टर राशियां वो होंगी जो उन सदिशों के लिए बनाए हुए नियमों का पालन भी करती हैं, तभी वो पूर्ण रूप से सदिश राशियां होती हैं। अब सेकंड भाग हमने जाना था कि सदिशों को किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। तो सदिशों को हम एक तीर के द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसमें तीर की जो लंबाई होती है वो उसके मैग्नीट्यूड को दर्शाती है तथा तीर की जो डायरेक्शन होती है वो उस सदिश की डायरेक्शन को भी दर्शाती है। तो आगे हमारे पास इसी पार्ट को आगे बढ़ाते हैं, तब हम देखते हैं कि सदिश राशियां जो होती थी वो सदिश राशियां भी दो भागों में डिवाइड होती हैं, यानी उनके भी दो पार्ट यहाँ पर बन जाते हैं। एक पार्ट हमारे पास में है ध्रुवीय सदिश, पोलर वेक्टर, तथा सेकंड हमारे पास में सदिश जो होता है उसका एक भाग बन जाता है अक्षीय सदिश यानी एक्सियल वेक्टर। तो अब जितने भी सदिश बनेंगे उन सदिशों के दो पार्ट बन गए हमारे पास। कुछ सदिश ध्रुवीय सदिश में शामिल होंगे और कुछ हमारे पास अक्षीय सदिश में। तो अब हम यही देखते हैं कि ध्रुवीय सदिश होता क्या है और उसमें कौन कौन से सदिश शामिल होंगे। इसी प्रकार से दूसरा जो भाग है वो अक्षीय सदिश का है। तो अक्षीय सदिश क्या होता है और उसके अंदर कौन कौन से सदिश शामिल होंगे, तो क्या गुणधर्म होंगे इन सदिशों का और इन सदिशों में क्या गुणधर्म होंगे, तो इनके बारे में अब हम जान लेते हैं कि पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर होता क्या है। तो अब बढ़ते हैं इससे आगे के भाग में। फर्स्ट भाग आप जरूर देख लेना, क्योंकि उसके आगे का ही ये आज का हिस्सा है और उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का मेन भाग, ध्रुवीय सदिश और अक्षीय सदिश, फिर बढ़ेंगे इससे आगे। तो फर्स्ट हमारे पास में है पोलर वेक्टर। देखिए, ध्रुवीय सदिश वे सदिश जिनकी दिशा कण की गति की दिशा में होती है, अर्थात वे सदिश जिनका प्रारंभिक व अंतिम बिंदु होता है ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। अर्थ समझ लीजिए अब इसका, यानी ऐसे सदिश जिनकी दिशा कण की गति की दिशा में होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु या कण इस बिंदु P पर स्थित था, कुछ समय के बाद वह वस्तु Q बिंदु पर पहुंच जाती है। तो वस्तु P से किस ओर गई, Q की ओर। वस्तु जिस दिशा में बढ़ रही थी उसी दिशा में उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वस्तु की पोजीशन में परिवर्तन होता है। तो जिस भी सदिश की पोजीशन में परिवर्तन होगा, इसका मतलब वहां पर दो बिंदु होंगे, एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एक उसका लास्ट पॉइंट। तो इसका मतलब ऐसी गति से रिलेटेड जो सदिश प्राप्त होगा तो वो सभी सदिश कौन सी कैटेगरी में आएंगे, ध्रुवीय सदिश की कैटेगरी में आएंगे। तो हमारे पास माना t1 समय पर कोई वस्तु P बिंदु पर था तथा t2 समय पर वो वस्तु Q बिंदु पर पहुंच जाता है, तब उसकी पोजीशन में जो अंतर आएगा वो कहलाएगा विस्थापन, तथा समय के साथ विस्थापन में जो परिवर्तन होगा वो कहलाएगा उसका वेग। इसका मतलब वेग, त्वरण, विस्थापन, बल, संवेग, आवेग, ये सभी आपके कौन से सदिशों में शामिल होंगे, ध्रुवीय सदिशों में।
तो अब आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों कि किसी वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है यानी उसका जो स्थान परिवर्तन होता है, तो इस प्रकार की गति को हम स्थानांतरीय गति भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ध्रुवीय सदिश वे सभी सदिश होंगे जो स्थानांतरीय गति या रेखीय गति से रिलेटेड होते हैं। तो रेखीय गति से रिलेटेड जो भी सदिश हैं वो सभी सदिश ध्रुवीय सदिशों की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर हो गया होगा। तो अब हमारे पास एग्जाम्पल विस्थापन, वेग, बल, संवेग, आवेग आदि, इन राशियों का संबंध रेखीय गति से होता है। यहाँ पर हमारे पास रेखीय गति से रिलेटेड कोई सा भी सदिश होगा वो सभी सदिश आपके ध्रुवीय सदिशों में शामिल होते हैं और उनकी डायरेक्शन होती है कण की गति के अनुदिश। ये हो गया हमारे पास पोलर वेक्टर। सेकंड हमारे पास में है अक्षीय सदिश यानी एक्सियल वेक्टर। ध्यान दीजिए, वे सदिश जिनकी दिशा घूर्णन अक्ष की दिशा में होती है अक्षीय सदिश कहलाते हैं। यानी वस्तु यदि घूर्णन गति करती है, घूर्णन गति का मतलब हो गया कि किसी एक अक्ष के परित वो चारों ओर घूमती है। जैसे मान लीजिए कि पंखे की जो गति होगी वो एक तरह से कौन सी गति होगी, घूर्णन गति। तो वहां उस घूर्णन गति में जो अक्ष होगी उस अक्ष की जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में आपके पास में होगा कौन सा सदिश, अक्षीय सदिश। नेक्स्ट हमारे पास अक्षीय सदिश यानी ऐसे सदिश जो घूर्णन गति से संबंधित होते हैं वो सभी सदिश आपके अक्षीय सदिशों की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, बलाघूर्ण। तो किसी भी वस्तु की जो गति होगी वो स्थानांतरीय गति और घूर्णन गति होगी। स्थानांतरीय गति से रिलेटेड हमारे पास जो सदिश होगा वो एक तरह से रेखीय गति भी बोल सकते हैं और इस रेखीय गति से संबंधित हमारे पास जो भी सदिश होंगे वो सभी सदिश ध्रुवीय सदिश होंगे। और हमारे पास अक्षीय सदिश यानी घूर्णन गति से रिलेटेड जो सदिश होगा वो हमारे पास अक्षीय सदिशों की कैटेगरी में आता है। तो हमारे पास इनकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन इससे गुजरने वाली अक्ष के अनुदिश होगी। इस समय फिलहाल आपको दिख रहा होगा वर्ताकार पथ में यदि हमारे पास राउंड बन रहा है तो हमारे पास यहाँ पर घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। तो घड़ी के विपरीत दिशा में यदि कोई वस्तु घूमती है तब वहां पर अक्षीय सदिश की डायरेक्शन ऊपर की ओर, और यदि वस्तु घड़ी की दिशा के अनुसार घूमती है तब वहां पर अक्षीय सदिश की डायरेक्शन होगी नीचे की ओर। क्लियर है। तो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है दक्षिणावर्त पेच का नियम। इसके अनुसार जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर इसके कोई स्क्रू लगा हुआ होता है तो स्क्रू को हम इस प्रकार से घुमाते हैं। तो जब इसको इस प्रकार से घुमाएंगे तो स्क्रू आपके ऊपर की ओर खुलता है और जब ऊपर की ओर बढ़ेगा तो वो ऊपर की ओर बढ़ने की जो डायरेक्शन होगी वो उसकी अक्षीय सदिश की डायरेक्शन होगी और वस्तु घूम रही है आपके इस दिशा में। तो अब नेक्स्ट देखते हैं सदिशों का मापांक। माना कि हमारे पास कोई सदिश ए वेक्टर है तो आप इस प्रकार से दर्शा सकते हैं कि मान लीजिए कोई सदिश था जो P बिंदु से स्टार्ट था और Q बिंदु पर वो समाप्त होता है। तो इसको दर्शाने का तरीका हो गया PQ वेक्टर, या इसको सिंगल वर्ड से भी दर्शा सकते हैं A वेक्टर। तो ये A वेक्टर जो होगा वो किसी भौतिक राशि के बारे में ही बताता है, लेकिन वो राशि कैसी है, सदिश राशि है। तो माना कि हमारे पास कोई सदिश राशि A वेक्टर है तो इस A वेक्टर में एक तो उसका परिमाण जुड़ा हुआ होता है, साथ में उसका मात्रक होता है और दिशा भी शामिल होती है। यूनिट तो हर किसी में होती ही है। तो हमारे पास जब भी कोई वेक्टर होगा तो उस वेक्टर में जो परिमाण होगा उस परिमाण को व्यक्त करने वाली जो धनात्मक संख्या होगी यानी जो धन संख्या होगी वह धन संख्या ही उस सदिश का मापांक कहलाती है। जैसे मान लीजिए किसी सदिश का मान 5 है। किसी सदिश की दिशा को दर्शाने के लिए एक सिंबल का उपयोग किया जाता है और वो दर्शाया जाता है इस प्रकार से n कैप या n कैरेट, इस प्रकार से उसको दर्शाया जाता है। तो हमारे पास दिशा के लिए सिंबल हो गया n कैप और उसकी वैल्यू हो गई 5। तो वैल्यू और डायरेक्शन दोनों मिलके ही किसको दर्शाते हैं, सदिश राशि को। तो हमारे पास यहाँ पर 5n कैप, इस प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं। तो ये पूरी हमारे पास एक सदिश राशि बन चुकी है। तो इस सदिश राशि में उसके परिमाण का
जो धन मान होगा यानी पॉजिटिव जो मान होगा वो पॉजिटिव मान ही क्या कहलाएगा, उसका मापांक। तो आप यहाँ से ये बताइए कि इसमें हमारे पास जो इसकी वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 5। जो भी हमें किस में लेनी है, पॉजिटिव में। इसका मतलब इसका जो मापांक होगा वो कितना होगा, 5 होगा। तो ये जो 5 हमारे को मान मिल रहा है वो कौन सी सदिश का मिल रहा है, दिए गए किसी सदिश का। तो हमारे पास 5 हमने अपने मन से माना है। तो फिलहाल हमारे पास इसको दर्शाया किस प्रकार से जाता है वो देख लीजिए कि माना कि हमारे पास कोई सदिश ए वेक्टर है और हमें इसका मापांक ज्ञात करना है यानी उसका मॉडुलस। तो मॉडुलस ज्ञात करने के लिए इसको दर्शाया जाता है इस प्रकार से, ए वेक्टर और दोनों साइड से दो बड़ी लाइन यहाँ पर क्लोज की जाती हैं। और जब इसको क्लोज करते हैं तो इसमें चाहे नेगेटिव मान हो चाहे पॉजिटिव मान हो, मापांक हमेशा किस प्रकार का होगा, धन संख्या होगी। तो इसको लिखने का एक तरीका और भी है कि आप यहाँ पर उसके वेक्टर ही मत लगाइए और नहीं आपको मॉडुलस का साइन लगाना। हमने यहाँ पर जो दो समांतर लाइन खींची है वो मॉडुलस का संकेत है। लेकिन यदि आप यहाँ पर मापांक का चिन्ह नहीं लगाते हैं तो ध्यान रखना उसके ऊपर वेक्टर भी नहीं लगाना, क्योंकि किसी भी सदिश का मापांक जो होता है वो मापांक हमेशा एक अदिश होता है। ध्यान दीजिए क्यों, क्योंकि 5 n कैप ये दोनों मिलके किस प्रकार की राशि को दर्शाते हैं, सदिश राशि को। और इस सदिश राशि का मापांक कितना है, 5 है। तो 5 तो सिर्फ क्या है, उसकी वैल्यू है। और जिसमें वैल्यू ही होती है तो उसे हम किस प्रकार की राशि बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। क्योंकि 5 n कैप ये दोनों मिलके वेक्टर बनाएंगे, अकेला 5 सिर्फ वैल्यू है। और किसी भी स्केलर क्वांटिटी के लिए वेक्टर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। वेक्टर लगाते हैं हम किसके, वेक्टर क्वांटिटीज के लिए। इसलिए हमारे पास ए वेक्टर मॉडुलस लिखिए या सिर्फ ए लिखिए, वो हमारे पास उसका मापांक हो जाता है। तो किसी भी सदिश के मापांक को दर्शाया जाता है मापांक या मॉडुलस बराबर हम लिख सकते हैं ए वेक्टर मॉडुलस बोलिए या ए बोलिए, जिसे हम उसका परिमाण भी कह सकते हैं, क्योंकि परिमाण का धन मान ही क्या होता है, उसका मापांक। तो ये होगा उसका मापांक यानी उसका मॉडुलस। तो लिखा हुआ है सब कुछ आपके सामने, नोट कर लेना आप इसको। देखिए, सदिश का मापांक मॉडुलस ऑफ द वेक्टर, किसी सदिश ए वेक्टर के परिमाण को व्यक्त करने वाली धन संख्या को यानी जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को उस सदिश का मापांक कहते हैं। जैसे अभी आपको बताया 5। क्लियर। नेक्स्ट, सदिश ए वेक्टर के मापांक को ए या ए वेक्टर मॉडुलस से व्यक्त किया जाता है। जब आप यहाँ पर मॉडुलस का साइन लगाएंगे तो वहाँ पर वेक्टर लगाते हैं, लेकिन यदि आप इसके मॉडुलस का साइन नहीं लगाते हैं तो उसके ऊपर वेक्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी भी सदिश का मॉडुलस यानी उसका मापांक किस प्रकार की राशि होती है, अदिश राशि होती है। ए वेक्टर मॉडुलस को मापांक ए वेक्टर या मॉडुलस ए वेक्टर बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में है कि सदिश ए वेक्टर को परिमाण तथा दिशा सहित निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। हमारे पास ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर मॉडुलस और एन कैप। जैसे अभी आपको बताया 5 n कैप, तो 5 n कैप पूरा मिलके किस प्रकार की राशि होगी, सदिश। तो हमारे पास 5 की जगह क्या यूज किया हमने, ए। तो ए वेक्टर एन कैप यानी ये इसकी वैल्यू और ये इसकी डायरेक्शन दोनों कंबाइंड रूप से क्या होती है, सदिश ए वेक्टर के। ए वेक्टर हमारे पास वेग हो सकता है, त्वरण हो सकता है, बल हो सकता है, किसी की भी राशि का सिंबल हो सकता है, वो हमारे पास टॉपिक के अनुसार चेंज हो जाता है। तो हमारे पास ए वेक्टर बराबर ए मॉडुलस एन कैप ये होगा। तो ए वेक्टर बराबर क्या होगा, ए और एन कैप, जहाँ एन कैप जो होता है वो सदिश ए वेक्टर की दिशा को व्यक्त करता है। यानी हमें एन कैप की वजह से पता चलता है कि उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, और हम इसके बारे में डिटेल से आगे अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से इसको हल किया जाता है और डायरेक्शन कैसे पता की जाती है। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट होगा। नोट एक और देख लीजिए, किसी सदिश का परिमाण हमेशा अदिश होता है, जो कि अभी आपको समझाया। तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा।
मापांक जो होता है किसी भी सदिश का जो परिमाण होता है उसको व्यक्त करने के लिए जो संख्या होती है वही संख्या उसका क्या कहलाता है, मापांक। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास में आगे बढ़ते हैं और सदिशों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में जानेंगे या सदिशों के प्रकार के बारे में जानेंगे कि सदिश किस किस प्रकार के हो सकते हैं। क्लियर है।